Today we will discuss about the RBC lifespan and RBC lifespan के बारे में स्टडी करेंगे. साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन, फंक्शन देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे, साइज एंड शेप ऑफ स्ट्रक्चर RBC में कई सारे टर्म्स आपको स्टडी करने हैं और भी कई सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट लाइफ स्पेन फर्स्ट. ओके, तो if you see here, the point is that lifespan is 120 days. Okay, lifespan is 120 days. Why it is 120 days? So we have already discussed about the lifespan is 120 days because due to enzymatic activity progressively decrease with time, so lifespan of RBC is restricted. Either RBCs get energy by direct metabolism of glucose through cytoplasmic enzymes, but the cytoplasmic enzymes activity get decreased progressively with time, so the RBC lifespan is limited for 120 days. I also taught you that all the 120 days is not restricted here. 10 or 20 days plus minus is can be here. Okay, then अब हम जानेंगे कि हमने कैसे डिटेक्ट किया कि 120 डेज ही उसकी लाइफ स्पेन है. तो डिटेक्शन की टेक्निक्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं, हम उनको पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंजेक्टिंग इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट RBC. हमने क्या करा कि इम्यूनोलॉजिकल जो डिस्टिंक्ट RBCs हैं उनको इंजेक्ट किया. ठीक है, और फिर हमने एग्लूटिनेशंस को परफॉर्म किया रेगुलर इंटरवल्स पर. तब हमें कुछ पता चला. ठीक है, इसमें क्या है कि इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट RBCs को हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल जो आपकी इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट RBCs है हम उनको इंजेक्ट कर रहे हैं ब्लड के अंदर और एग्लूटिनेशन होगा रेगुलर इंटरवल्स पर. तो उससे कहीं ना कहीं हमको लाइफ स्पेन का पता चल जाएगा. ओके, दिस इज द साइंटिस्ट मेथड टू डिटरमाइन इट. नाउ अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को इस्तेमाल करें, ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है कि इंजेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आयरन. हम लोग बहुत सारी चीज़ों में रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हैं. रेडियो एक्टिविटी का एक तो यूज़ है कि बम वगैरह बनाने का. दूसरा उसका एक अच्छा यूज़ है कि हम लोग उससे लाइफ स्पेन को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो हमने RBC की लाइफ स्पेन के लिए भी रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल किया है. जैसे आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आयरन. आपने क्या करा है कि रेडियो एक्टिव आयरन को इंजेक्ट किया है. आप जानते हैं कि RBC के अंदर आयरन होता है. ठीक है, अब हम आयरन जो है नॉर्मल आयरन की बजाय वहाँ पर हम रेडियो एक्टिव आयरन लेंगे. क्या लेंगे? रेडियो एक्टिव आयरन लेंगे उधर. ठीक है, लेबल्ड विथ आइसोटोपिक नाइट्रोजन हैवी, और या फिर हम लोग ग्लाइसिन ले सकते हैं. ग्लाइसिन एक जो है अमाइनो एसिड है. अमाइनो एसिड कहाँ मिलेगा आपको? जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी 2 चेन होती हैं, अल्फा और बीटा चेन. तो वहाँ पर उन चेन्स के अंदर ग्लाइसिन है, अमाइनो एसिड. और उस अमाइनो एसिड के अंदर हमने आइसोटोपिक हैवी नाइट्रोजन हमने N15 डाल दिया. कहीं ना कहीं हम रेडियो एक्टिविटी से कनेक्ट कर रहे हैं RBC को. RBC के अंदर आयरन होता है, हमने रेडियो एक्टिव आयरन डाल दिया. ठीक है, और हमने या फिर हमने आयरन नहीं किया तो हमने ग्लाइसिन जो होता है हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन होता है दैट इज प्रोटीन में 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा चेन. अल्फा और बीटा चेन किसकी बनी हुई है? अमाइनो एसिड की बनी हुई है. और उस अमाइनो एसिड में हमने हेवी नाइट्रोजन जो है डाल दिया, उसको इंजेक्ट कर दिया. और RBC टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव क्रोमियम. अब ये क्रोमियम कहाँ पर आता है? क्रोमियम भी थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि क्रोमियम जो है उसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ओके, आई हैव a bit knowledge about the chromium with RBC because this is not required for only remember. okay, कि क्रोमियम जो है रेडियोएक्टिव क्रोमियम के साथ भी RBC को हम लोग टैग्ड कर सकते हैं. तो बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग द मेथड इज द फैक्ट. जो बेसिक प्रिंसिपल है हमने जो भी किया है कि मतलब रेडियोएक्टिव आयरन को डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया RBC के अंदर,
या फिर जो ग्लाइसिन है अमाइनो एसिड उसमें नाइट्रोजन होता है, अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन तो होगा, उसको रेडियो एक्टिविटी प्रोवाइड कर दी, और या फिर रेडियो मतलब आरबीसी को टैग्ड कर दिया विथ आरबीसी टैग्ड विथ जो है आपका क्रोमियम के साथ में, रेडियो एक्टिव क्रोमियम के साथ में। तो इन सब में हम लोग कर क्या रहे हैं, इन सब में हम लोग कर क्या रहे हैं, जो मेन काम हम लोग कर रहे हैं दैट इज़ मेथड, उसमें हम लोग टैग्ड आरबीसी। अब ये जो आरबीसी है ना वो अपनी रेडियो एक्टिविटी को लूज़ करती जाएगी ओनली व्हेन दे आर डिस्ट्रॉयड। अब हम लोग देखेंगे ये आरबीसी के अंदर अगर रेडियो एक्टिविटी है मतलब वो लिविंग है, और जस्ट एट द टाइम व्हेन आरबीसी गेट लॉस इट्स रेडियो एक्टिविटी मीन्स द लाइफ स्पेन वाज ओवर। ओके, तो ऑल इज बिहाइंड इट। ओके, अंडरस्टैंड। तो इसमें लिखा हुआ है कि द फैक्ट दैट टेक द आरबीसी हैव रेडियो एक्टिविटी ओनली व्हेन दे आर डिस्ट्रॉयड। Hence, if radioactivity in RBC is measured periodically, it declines steadily the time after which radioactivity disappears from the RBC. हम वो टाइम देख रहे हैं जहाँ पर से RBC के अंदर वो रेडियो एक्टिविटी नहीं रही। जब वो रेडियो एक्टिविटी RBC के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लाइफ स्पैन उसकी उसी टाइम डेड हो चुकी है, मतलब वो RBC बिकम डेड एट द टाइम। तो इंजेक्टिंग RBC विथ रेडियो एक्टिविटी से लेकर के रेडियो एक्टिविटी लॉस तक का जो टाइम स्पेन है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी विच इज स्मॉल विथ अबाउट 120 days, ओके, प्लस माइनस 10 or 20 days completely give the normal life span of RBC. ओके, अब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता कहाँ पर है? एक्चुअल में क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोफेज सिस्टम है, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम है। जब भी हमारे टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम को कोई भी फॉरेन बॉडी दिखती है, कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू, उसको एबनॉर्मल टाइप की जो चीज़ें हैं अगर उसको दिखती हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको फैगोसाइटोसिस कर लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये फॉरेन मटेरियल है, इट कैन हार्म आवर बॉडी। ओके, तो उससे बचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर नेचर ने एक टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू कोई भी जो फॉरेन बॉडी होती है, कोई भी एबनॉर्मल शेप बॉडी जो होती है बॉडी के अंदर, दैट इज फैगोसाइटोसाइज्ड बाय द टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। तो हम लोग बोलेंगे इसकी साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम है। ठीक है, अंडरलाइन इट, टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम, साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी स्टडी। ओके, फंक्शंस। अब हम लोग आरबीसी का फंक्शन देखेंगे। हमने उसका लाइफ स्पेन डिटेक्ट कर लिया कि हमने बता दिया कि वाई इट इज़ लाइफ स्पेन इज रिस्ट्रिक्टेड। ओके, देन हम उसका साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन हम देख चुके हैं। देन हम उसका फंक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? फंक्शन देखेंगे। ओके, वी सी द फंक्शन। ओके, तो फंक्शन में क्या है कि जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन होगा वो आरबीसी का भी फंक्शन होगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, लंग्स टू टिश्यू। तो दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी का भी फंक्शन हुआ। ओके, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट बात क्या है कि हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ब्लड ग्रुप। हमने पढ़ा था कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक और लेयर होती है लिपोप्रोटीन की, स्पेक्ट्रिन की, जो उस आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। दूसरा, उस लिपोप्रोटीन की जो लेयर है उस पर स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हीं को एंटीजन कहते हैं। मतलब ये ब्लड ग्रुप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, दैट इज रिटन हियर, help in identifying blood groups as it contain blood group specific substance antigen on their surface। जो लिखा है वही हम लोग बोलेंगे। as simple as possible। okay, are you understand it? I hope you understand it better। नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली आरबीसी की लाइफ स्पेन की, उसकी साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन की, उसका फंक्शन की बात कर ली। अब हम उसकी शेप की बात करते हैं। अभी हमने उसकी सारी चीज़ें नॉर्मली जानी, हमने पिछली क्लासेस में उसका शेप देखा था, हमने उसका बहुत सारी चीज़ें जो हमने देखी थी, उसके कंपोजिशन देखा था हमने मेनली। आज हम बात करेंगे कि उसका वेरिएशन अगर शेप में, साइज में या फिर स्ट्रक्चर में उसका वेरिएशन होता है तो फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे। ठीक है, यू अंडरस्टैंड इट?
I hope you understand. If you understand, please comment. Variation in size, shape and structure of RBC. शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, तो कुछ टर्म्स हैं जो साइंटिस्ट देख के चुके हैं. ओके, इन टर्म्स को स्टडी करते हैं. लेट्स स्टडी, फोकस ऑन स्टडी. इफ यू स्टडी देन इट विल प्रोवाइड यू अ वेरी लुक, very happiness. Okay, see here, point is here that सबसे पहला टर्म है एन आइसोसाइटोसिस. व्हाट इज एन आइसोसाइटोसिस? ओके, व्हाट इज एन आइसोसाइटोसिस? व्हाट इज एन आइसोसाइटोसिस? टर्म से समझिए कि एन आइसोसाइटोसिस, साइटोसिस मतलब साइटोप्लाज्म की बात हो रही है. एन मतलब कोई एबनॉर्मल चीज़ हो गई है. ओके, तो वही है कि उसके साइज में कोई चेंज आ गया है. दैट इज कॉल्ड आइसोसाइटोसिस. आरबीसी के साइज में वेरिएशन को ही एन आइसोसाइटोसिस कहते हैं. एन यानी कि एबनॉर्मल, साइटोसिस यानी कि साइटोप्लाज्म, और चेंज आ गया उसके एन आइसोसाइटोसिस. दैट इज कॉल्ड एन आइसोसाइटोसिस. तो टर्म को तोड़िए और उसको समझिए. एन मतलब एबनॉर्मल, साइटोसिस मतलब साइटोसिस का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म. तो उसके जो है आइसो मतलब यानी शेप तो सेम है लेकिन एबनॉर्मल जो है साइज हो गया. ओके, दैट इज कॉल्ड एन आइसोसाइटोसिस. वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. ओके, yes, the next, move to the next term क्या है? poikilocytosis. Study and think what can be the bifurcated term of that poikilocytosis. तो साइटोसिस यानी कि शेप, साइटोसिस यानी साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म. ओके, पोइक्लो यानी कि उसके वेरिएशन हो गया आरबीसी की शेप में, मतलब उसका वो जो साइटोप्लाज्म था वैसा नहीं रहा. उसका जो शेप था, दैट इज शेप क्या था? सर्कुलर था, वाई कॉन्केव था, नॉन न्यूक्लिएटेड था. अब वो शेप वैसा नहीं रहा है. एबनॉर्मल शेप हो गया. सिकल शेप हो जाता है जैसे कि. तो उसको टिश्यू मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? एबनॉर्मल फॉरेन बॉडीज को देखकर वो उसको खा जाते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं. तो फोइकोलोसाइटोसिस से एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं. ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीरोसाइटोसिस. व्हाट इज स्पीरोसाइटोसिस? स्पीरोसाइटोसिस मतलब स्पीयर शेप्ड आरबीसी हो गई. आरबीसी कैसी थी? वाई कॉन्केव थी, सर्कुलर थी, लेकिन यहाँ पर वो स्पीयर शेप की हो गई है. स्पेरिकल आरबीसी मोर फ्रेगाइल, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेगाइल हो गई है. दैट इज स्पीरोसाइटोसिस. ओके, ब्रेक द टर्म एंड study about the term and think what is the meaning of the term. साइटोसिस. साइटोप्लाज्म में कोई वेरिएशन आ रहा है, दैट इज वेरिएशन. वी सी साइज में वेरिएशन देख लिया हमने, शेप में उसके में वेरिएशन देख लिया, एंड उसके स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन हम लोग देख चुके हैं. अब हम लोग जो है उसका सारा देखेंगे. ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? सारा देखेंगे. ओके, नेक्स्ट, एनीमिया. व्हाट इज एनीमिया? यू आर very familiar with the anemia. Anemia is nothing but the reduction in the number of RBC. okay, नंबर ऑफ आरबीसी में मतलब आरबीसी का नॉर्मल काउंट जो होता है वो हम लोग देखेंगे अभी. लेकिन जो अगर नॉर्मल काउंट से आरबीसी का नंबर कम हो जाता है उसी को एनीमिया कहते हैं. एनीमिया को हम लोग दूसरे टर्म में कभी कभी एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एनीमिया. तो आपको याद रखना है कि एनीमिया दोनों तरीके से हो सकता है. नंबर ऑफ आरबीसी कम हो रहा है तब भी एनीमिया हो सकता है, और यदि हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है आरबीसी के अंदर वो कम हो रहा है नॉर्मल रेट से तब भी एनीमिया हो सकता है. यहाँ लिखा हुआ है रिडक्शन इन नंबर ऑफ आरबीसी, यू सी हियर, रिडक्शन इन नंबर ऑफ आरबीसी लेस देन 4 million per microliter और देयर कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर. ओके, दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. So you see here, okay, anemia. What is anemia? Reduction in number of RBC less than 4 million per microliter or the content of hemoglobin less than 12 gram per microliter. Okay, understand or not? Okay, it is to be understand. Okay, so let's next is polycythemia. Polycythemia क्या होता है?
पॉली यानी कि बहुत सारे, साइथीमिया यानी कि बहुत सारे सेल्स हो गए। कौन से सेल्स हो गए? आरबीसी के, ठीक है, दैट इज पॉलीसाइथीमिया। तो आरबीसी काउंट इंक्रीजेज मोर देन 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर। अभी हमने नॉर्मल काउंट देखा नहीं है, लेकिन यू हैव द जनरल आइडिया अबाउट इट टिल क्लास 10th और 12th। ओके, जनरल आइडिया तो आपका है ही। तो आरबीसी का जो काउंट है वो अगर मोर देन 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। तो हम लोग पॉलीसाइथीमिया की कॉज देख लेते हैं कि क्या क्या कॉज होते हैं जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। अगर फिजियोलॉजिकल देखें, फिजियोलॉजिकल मीन्स नेचुरली अक्रिंग हो रहे हैं, मतलब होता है, नॉर्मल मीन्स नॉर्मल। ओके, नॉट अब नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल कि पॉलीसाइथीमिया अगर नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में कब होता है? एट वर्थ, जब बेबी वर्थ होता है तो उस टाइम पर उसका आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ होता है, दैट इज 6 to 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है उसका, ठीक है। तो एट वर्थ एंड एट हाई एल्टीट्यूड, जब भी हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन टेंशन कम होने की वजह से आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, ताकि जो है मोर ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड, बिकॉज ऑक्सीजन टेंशन इज कम, प्रेशर इज कम, PO2 इज लेस, सो PCO2 इज हाई, तो ऑक्सीमोग्लोबिन बढ़ने की टेंडेंसी कम होगी। तो आरबीसी अगर ज़्यादा होंगे तो फिर वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन को लोड कर पाएंगे। नंबर ऑफ आरबीसी होती है, ठीक है, टू डू क्रोनिक हाइपोक्सी। ओके, हाइपोक्सी इज नथिंग बट द ऑक्सीजन टेंशन इज लो। ओके, अंडरस्टैंड। फिजियोलॉजिकल कॉज समझ में आया पॉलीसाइथीमिया का। पॉलीसाइथीमिया, पॉली यानी कि बहुत ज़्यादा, साइथीमिया यानी कि सेल्स। कौन सा सेल्स? हम आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज पॉलीसाइथीमिया, यानी कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। ओके, पॉलीसाइथीमिया का और कितना काउंट से बढ़ेगा, यानी कि 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम लोग पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। अब फिजियोलॉजिकल कॉज क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल कॉज नॉर्मली, जो नॉर्मली होती है, मतलब दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल। ओके, तो वर्थ के टाइम पर आरबीसी का काउंट बढ़ा हुआ होता है, दैट इज 6 to 7 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। और जब हम हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं, किसी माउंटेन हिल पर जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हाइपोक्सिया होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस केस में भी आपका पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, मतलब आरबीसी का नंबर जो है वो बढ़ सकता है मोर देन 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कॉज। ओके, नेक्स्ट मूव टू द पैथोलॉजिकल कॉज। ओके, दिस इज पैथोलॉजिकल कॉज, यू सी पैथोलॉजिकल कॉज। ओके, पैथोलॉजिकल मतलब वी हैव टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। ओके, नंबर 1 क्या है इसमें? कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, मतलब कॉन्जेनिटल मीन्स जेनेटिकली डिसीजेज, हार्ट डिसीजेज होती हैं, दैट इज उनके केस में क्या होता है कि वहाँ पर आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। क्या होता है? आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट विल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज दिस लेक्चर इज अबाउट 70 minutes. नाउ वी ओवर इट। थैंक यू।